प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र में थे और मराठी टोपी पहनकर उन्होंने मराठी जनता को न केवल बीजेपी को वोट देने की मांग की, बल्कि शिवसेना और कांग्रेस को खूब खरी खोटी भी सुनाई। मोदी के महाराष्ट्र दौरे के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय शिवाजी के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र की दिंडोरी में अपनी जनसभा शुरू की। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। पीएम जहां जाते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं। महाराष्ट्र पहुंचे तो मराठी में लोगों से बातचीत शुरू की। सप्तशृंगी मातेला आणि नाशिकच्या प्रभू श्री रामचंद्रांना नमन करतो। लेकिन जब पीएम ने आज बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक नई शिवसेना और राष्ट्रवादी पार्टी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नकली राष्ट्रवादी पार्टी और नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना तय है। पीएम ने कहा कि जब बाला साहब ठाकरे नकली शिवसेना को देखते होंगे तो दुखी होते होंगे। बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन नकली शिवसेना ने इसका विरोध किया। ये नकली शिवसेना नकली राष्ट्रवादी पार्टी, इसका कांग्रेस में विलय होना पक्का है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है, उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। पीएम ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नई परिभाषा देते हुए नकली शिवसेना तो बोला ही, साथ में यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस के आगे घुटने टेकने वाली नकली शिवसेना को सजा देने का मन पूरे महाराष्ट्र ने बना लिया है। और 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं, इन चारों चरण में इनको चारों तरफ से चित्त कर दिया है जनता ने। साल 2019 में राहुल गांधी के बयान के बाद खुद को चौकीदार बोलने वाले पीएम ने इन चुनावों में अभी फिर से महाराष्ट्र में मोदी ने खुद को चौकीदार बताया। वंचितों का जो अधिकार है, वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। पीएम मोदी एक और खुद को देश का चौकीदार बता रहे थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी लोग उनको ग्लोबल नेता बता रहे थे। दरअसल पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर नेता बताया है। बिजनेसमैन ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छे नेता हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एक दिन पाकिस्तान को भी उनके जैसा नेता मिल सकेगा। यूं तो आपने भारत में विपक्षियों के मुंह पीएम मोदी के लिए अब शब्दों की लंबी लिस्ट सुनी होगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मगर पाकिस्तान में पीएम मोदी को लेकर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बल्कि पाकिस्तानी मूल के साजिद तरार ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए।
तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। साजिद तरार यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि पीएम मोदी एक बार फिर से पीएम बनेंगे। यानी पाकिस्तान के लोग भी पीएम की तारीफ से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन राजनीति में सत्ता के भूखे किसी भी हद तक पीएम जैसे पद पर बैठे नेता को भद्दी टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटते। वहीं कल पश्चिमी दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने प्रत्याशी कमलजीत सहरावत को जिताने की अपील की। उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की विशेष संवाददाता अमृत तिवारी ने। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। सर, हमने देखा थोड़ी देर में ही आप एक प्रोफेसर भी दिखे, एक राजनेता दिखे, कथावाचक भी दिखे हैं। ये कह रहा हूँ, भविष्यवाणी क्या है यहाँ की आपकी? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। चारों तरफ का वातावरण दे रहा है, एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। आप कल झारखंड जा रहे हैं, वहाँ पे आलमगीर आलम जो है अरेस्ट हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना है कि जो लोकतंत्र के लिए हो सकता है हम अपनी बात करने जाएंगे, जो जिनने जैसे कर्म करे वो भुगतेंगे। हरियाणा होकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर है बीजेपी के ऊपर हावी हो गया है। आप तो देखते रहिए, 4 जून के दिन जो कमल का फूल खिलेगा कि कांग्रेस के पते नहीं लगेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। बहुत धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर पहुंचे हुए थे। यहाँ एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जो कि कमलजीत सहरावत के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए थे। ये बीजेपी के उम्मीदवार है दिल्ली पश्चिम से, और उन्होंने साफ ही जो ये 2-3 लफ्जों में बताया कि किस तरह से उनकी सरकार जो है काम की है और उसके दम पर वो वोट मांग रहे हैं, और अपने विरोधियों के लिए ये बात कही कि उनके विरोधी अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऐसा दावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जनसभा में किया है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब प्रदेश के बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अन्य राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में लगा दी गई है। कौन सा नेता कहां है और क्या कहता है समीकरण, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव खत्म होने के अगले दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल दिया है। राजनीति की दुनिया में अच्छी पैठ रखने वाले ये दिग्गज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ओडिशा और झारखंड के छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण इन राज्यों में छत्तीसगढ़ी नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। यहाँ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। तो वहीं दिग्गजों की पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों की बात करें तो विष्णुदेव साय को ओडिशा और झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। दोनों डिप्टी सीएम को ओडिशा में कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय अब तक दूसरे प्रदेशों में 10 से ज्यादा चुनावी जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बलांगीर, कटक, संबलपुर की जिम्मेदारी मिली है, और इसके साथ ही मंत्री केदार कश्यप, मंत्री ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिव रतन शर्मा, सांसद सुनील सोनी, देवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, चुन्नीलाल साहू की ड्यूटी भी ओडिशा में लगाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, लक्ष्मी रजवाड़े, धर्मलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी, रजनीश सिंह, विकास महतो, संजय श्रीवास्तव, राम विचार नेता और श्याम बिहारी जायसवाल की तैनाती झारखंड में की गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है। छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। एक एक सीट लोकसभा की वहां जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उड़ीसा के सुंदरगढ़ लोकसभा में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों पर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। वे रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। तो अगर सूची की बात करें तो राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी, विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद दुबे सहित पीसीसी के कुछ नेताओं को झारखंड और हरियाणा में असम में जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं विकास उपाध्याय को हिमाचल, यूपी और हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है। कवासी लखमा और मोहन मरकाम की तैनाती भी ओडिशा में तय की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण अन्य राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को जनता के बीच में रख रहे हैं। मोदी सरकार की नाकामी और भाजपा के वादा खिलाफी से जनता हताश और परेशान है और वरिष्ठ नेताओं के प्रचार का अच्छा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जहां भी कांग्रेस नेता प्रचार में जा रहे हैं, प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतरों के साथ वहां चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी नेताओं की तैनाती चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के प्रवास पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि केंद्र की राजनीति में इसका कितना असर पड़ता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की खास रिपोर्ट। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 3 से 4 चुनाव हारी है और इसका मतलब ये नहीं कि सारा दोष बीजेपी को दे दिया जाए। पार्टी में क्या कमी है उसमें सुधार के लिए कोशिश की जाएगी और बदलाव भी होंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा का रण पूरा होने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। एमपी की 29 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जीतू पटवारी ने कहा है कि हम चुनाव में मिली हार का सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। कुछ कमियां हम में भी हैं जिसे हमें दूर करना है। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस का हाल बेहाल रहा है और ऐसे में जीतू पटवारी की संगठन को लेकर ये चिंता वाजिब है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में हुए पिछले 3 चुनावों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें हार चुकी है कांग्रेस। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में 28 में से 29 सीटें कांग्रेस ने हारी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 164 सीटों पर देखना पड़ा था हार का मुंह। मध्य प्रदेश में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हालत काफी खस्ता रही है। 2023 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद में बदलाव भी किया था और कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद सौंप दिया था। लेकिन जीतू पटवारी के अध्यक्ष पद संभालने के बाद से कांग्रेस में नेताओं के पलायन की एक लंबी फहरिस्त है। एमपी में लोकसभा चुनाव का रण खत्म हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की नींद खुलने में कहीं देर तो नहीं हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। बीजेपी और उनके वादे हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। चाहे काले धन का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, इन सभी बातों को लेकर बीजेपी हमेशा से आक्रामक रही है। अब अपने अगले टर्म में बीजेपी का निशाना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है और इसी पीओके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो अपना होकर भी पराया है। वैसे तो भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो उसमें पीओके को आज भी भारत का हिस्सा बताया गया है,
लेकिन 1947 से भारत का ये अभिन्न अंग पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। फिर से पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर सियासत तेज हो गई है। भारत के गृह मंत्री पहले ही पीओके को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से अमित शाह ने बंगाल की धरती से पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं आज श्रीरामपुर की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार ने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया था, जिसके बाद कश्मीर में शांति लौट आई है। लेकिन अब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। पहले यहाँ आजादी के नारे सुनाई देते थे, अब वही नारे पीओके में भी सुनाई देते हैं। पहले नारे आजादी के यहाँ लगते थे, यहाँ पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। आपने देखा होगा कि भारत की संसद में वो जो क्षेत्र पाक अधिकृत क्षेत्र जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, उस क्षेत्र की लगभग 24 विधानसभाएं बाकायदा कानून बना करके वो पास किए गए हैं। पीओके शुरू से ही बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है, लेकिन साल 2019 में पीओके को वापस लेने के पहले संकेत मिले थे, जब अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर पीओके को वापस लेने की बात कही थी। 6 अगस्त 2019 को जब संसद में आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा चल रही थी, तो पीओके को लेकर अमित शाह के आक्रामक रवैये ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी मंशा देश के सामने स्पष्ट कर दी थी। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? बीजेपी को सत्ता में आए हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं और चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा, बीजेपी ने इन सभी बातों को हकीकत में बदला है। अब देखना होगा कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो क्या पीओके को वापस लेने के अपने वादे को भी पूरा कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगर आप अभी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि वहां स्थितियां चरमरा गई हैं। दरअसल बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रियों के पहुंचने से स्थिति कंट्रोल से बाहर है, जिसके कारण चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इनमें से 4 को डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी। अब तक 2,76,416 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वो घर से इन पहाड़ों में निकले थे चारधाम की यात्रा पर, लेकिन वो फंस गए इन ऊंची पहाड़ियों में भीड़ के बीच। दरअसल उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे लाखों लोगों के सामने जिंदगी और मौत का संकट आ गया है। ये लोग पिछले 10 दिनों से उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फंसे हुए हैं। इनके पास खाने पीने की सामग्री भी अब नहीं बची है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस दरमियान कई लोगों की जान भी चली गई है, जिनमें 4 यात्री मध्य प्रदेश के भी हैं। चारधाम यात्रा चल रही थी, इसी दरमियान जानकारी आई कि क्योंकि जो पंजीकृत नहीं थे वो लोग भी वहाँ पहुँचे और इतनी संख्या हो गई लोगों की कि वहाँ पर अराजकता जैसी स्थिति है। लगातार 10 दिन से लोग फंसे हुए, ये भी कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है सर? ये वास्तव में बहुत दुखद घटना भी घटित हुई है। 4 लोगों के काल कलवित होने का भी समाचार प्राप्त हुआ है। सरकार पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी निगरानी रखे हुए हैं। उत्तराखंड में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करके भी मध्य प्रदेश वापस लाने की तैयारी सरकार कर रही है। सरकार भी कोशिश कर ही रही होगी। बिल्कुल, सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है और जल्दी से जल्दी जो लोग फंसे हुए हैं उन पर मदद भी पहुंचेगी और सारी स्थिति भी सामान्य होगी। और मैं भी जो लोग यात्रा पर जाने वाले हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी यात्रा पर ना निकलें, जब स्थिति सामान्य हो तब निकलें। जी सर, इसमें कुछ बुजुर्ग भी होंगे, तो क्या एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी? तो एयरलिफ्ट जैसी स्थितियाँ भी
बिल्कुल अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो जरूर करेंगे। सरकार ने लोगों से अपील भी की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती वो 4 धाम यात्रा की योजना न बनाएं और न ही बिना पंजीयन के वहां जाएं। 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 4 धाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं के जाम में फंसने से हुए असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है।